मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा विषय है पाश्चात्य राजनीतिक विचार और विचारधारा। ये थर्ड ईयर का जो पेपर है वो आपके विषय में चलता है। फर्स्ट पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक विचार और विचारधारा। इसके अलावा एक और पेपर है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर वालों के लिए कि पश्चिमी विचारधारा क्या है, पश्चिमी विचार क्या है, उसका अध्ययन हमें आज करना है। तो हम पश्चिमी जगत के, यूनानी जगत के विचार को भी शुरुआत करें। उससे पहले यह जरूरी है कि हम विचारधारा जो है उसके अर्थ को समझ लें। सबसे पहली बात है कि विचारधारा जो है वो विचारों का समूह होती है। अब ये विचार किसी राजनीतिक विचारक के भी हो सकते हैं। ये राजनीतिक विचारक भारतीय राजनीतिक विचारक भी हो सकता है, यूनानी राजनीतिक विचारक भी हो सकता है। तो विचारधारा क्या होती है? विचारों का समूह होती है। विचार अपने आप में अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हीगल जो जर्मनी से जुड़ा हुआ उग्र आदर्शवादी विचारक था, वह विचार को महत्व देता है और विश्वात्मा का विचार प्रतिपादित करता है। और वो ये कहता है कि विचारों में अंतर्द्वंद से सृष्टि का विकास होता है। तो विचार अपने आप में महत्वपूर्ण है। विचारधारा अनेक प्रकार के विचारों का समूह होती है। आज हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन और विचारधारा का अध्ययन शुरू करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेटो। मतलब सिलेबस में आपके सबसे पहले प्लेटो का अध्ययन करवाया गया है। तो प्लेटो के बारे में आरंभिक जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। बाकी जो चीजें कि वे कहाँ पैदा हुए, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का क्या नाम था, इसके बारे में कोई भी नहीं पूछता। लेकिन आपको प्रारंभिक जानकारियाँ उस विचारक के बारे में पता होनी चाहिए। तो जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि आदर्श जगत से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं या दर्शन से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनका संबंध जो है वो प्लेटो से है। प्लेटो जो है वो केवल पश्चिमी जगत के, यूनानी जगत के ही राजनीतिक दार्शनिक नहीं है, बल्कि समस्त विश्व के राजनीतिक दार्शनिक कहे जा सकते हैं। इनका जन्म जो है वो 427-28 ईसा पूर्व में हुआ था। एक कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था, एथेंस में जन्म हुआ था इनका। और 427-28 ईसा पूर्व में उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था अरिस्टोक्लीस। और इनके जो शारीरिक शिक्षक थे, अपने जीवन के आरंभ में जब इन्होंने स्कूली शिक्षा शुरू करी तो उनके शारीरिक शिक्षक ने उनके शरीर के आकार के वजह से उनको प्लाटोन नाम दिया, जिसका मतलब होता है कि उनका शरीर चौड़ा और चपटा था, इसलिए उनके शारीरिक शिक्षक ने उन्हें प्लाटोन नाम दिया। अरबी भाषा में इसी का विकृत नाम क्या बताया गया है? अफलातून। अमूमन क्या होता है कि छोटे जो प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, उनमें पूछ लेते हैं कि अफलातून जो है वो किस यूनानी विचारक का अरबी भाषा का विकृत नाम है। तो वो नाम किसका है? प्लेटो का। और क्या नाम बताया गया? अफलातून बताया गया। इनको इनके शारीरिक शिक्षक ने क्या नाम दिया? प्लाटोन नाम दिया। इसका मतलब होता है उनका शरीर चौड़ा है, चपटा है। उनके जो गुरु थे वो सुकरात थे, जो अपने आप में अपने शरीर से कुरूप थे, मतलब दिखने में सुंदर नहीं थे। और इनके जो गुरु थे वो सुकरात थे और इन्हीं से उन्होंने राजनीति की नैतिक व्याख्या करने की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने लगभग 18 साल की उम्र में सुकरात को अपना गुरु माना। सुकरात का उनके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा। जब उनकी मृत्यु हुई सुकरात की विषपान से, तो वो दर्शन की ओर चले गए। तो जो चीज़ें सुकरात ने उनके जीवन को प्रभावित किया, उसमें सबसे पहला बिंदु है सद्गुण ही ज्ञान है। मतलब ये जो विचार लिया वो किससे लिया? उन्होंने
सुकरात से उन्होंने विचार लिया। सद्गुण का मतलब है कि एक मानव में विवेक है, एक मानव परोपकारी है, एक मानव दयालु है, एक मानव सहिष्णु है। तो ऐसे सद्गुणों के समूह को सुकरात ने ज्ञान की संज्ञा दी और इसको प्लेटो ने स्वीकार किया। और शायद यही कारण रहा कि प्लेटो ने जब अपने दार्शनिक राजा की अवधारणा का प्रतिपादन किया, तो उसके दार्शनिक राजा के निर्माण के लिए 2 सिद्धांत दिए। नंबर 1 शिक्षा का सिद्धांत। शिक्षा के सिद्धांत के अलावा उन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत दिया। शिक्षा के सिद्धांत के द्वारा प्लेटो कहते हैं कि राजा में या दार्शनिक शासक में सद्गुणों का निर्माण होगा, क्योंकि सद्गुणी ज्ञान है। उनको मालूम है सद्गुणी ज्ञान है, और अगर किसी राजा में सद्गुण है तो उसके शासन में कानून के शासन की कोई भी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि राजनीति की नैतिक व्याख्या करना सीखा किससे? सुकरात से। सुकरात ने उनके जीवन को प्रभावित किया। जब उनकी मृत्यु हुई तब भी वो प्रभावित हुए, दर्शन की ओर बढ़े। मुख्यतः उन्होंने जो विचार लिए वो थे सद्गुणी ज्ञान है। दूसरा विचार दिया या दूसरे विचार ने प्रभावित किया, वो विचार था शासन कला एक उत्तम कला है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा कि राजनीति शास्त्र एक कला है, शासन करना एक कला है, कला अभ्यास से आती है। और राजनीति में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो अपने अनुभव से हम क्या हो जाते हैं, एक अनुभवशील राजनीतिज्ञ की हमको संज्ञा मिलने लगती है और हमारा राजनीति में वर्चस्व और प्रभाव बढ़ने लगता है। तो शासन करना कहीं ना कहीं एक कला है। अगर किसी राजनेता के पुत्र सत्ता में आते हैं तो वो केवल वंशवाद के आधार पर आते हैं, उनको शासन करना नहीं आता। या किसी बड़े राजनेता की मृत्यु होती है तो उनके पुत्र को सिंपैथी वोट मिलते और उसके माध्यम से वो सत्ता में आ जाते। जब वो लंबे समय तक सत्ता में रहते तब जाके उनको शासन का अनुभव प्राप्त होता है। अभी एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ ने कहा भी कि जो युवा है वो बहुत जल्दी राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम लोग खुद लंबे समय तक राजनीति में संघर्ष करने के बाद में इस पद के ऊपर, मुख्यमंत्री के पद के ऊपर या किसी अन्य पद पर पहुंचे। तो बिना अनुभव के और बिना लंबा कार्य किए, जनता की सेवा किए बिना हम इतने बड़े पद तक नहीं पहुंच सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि शासन कला है और एक उत्तम कला है। जितना इस कला में आप अभ्यस्त होते जाओगे उतना राजनीति में आपका आधार मजबूत होता जाएगा। तीसरी बात, उन्होंने विवेक पर बल दिया। जैसे मैंने हॉब्स के बारे में बताया तो हॉब्स कहता है कि शासक पर कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। हॉब्स कहता है, जो समझौतावादी विचारक था, इंग्लैंड से जुड़ा हुआ था, हॉब्स कहता था कि शासक पर कोई भी नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन उसका अपना विवेक उसके ऊपर नियंत्रण करने का काम करेगा। तो इसी विवेक पर बल किसने दिया? सुकरात ने। और उनके इस विचार को किसने लिया? प्लेटो ने लिया। जब प्लेटो अपने आदर्श राज्य का निर्माण करता है तो वो ये कहता है कि राज्य में 3 गुणों वाले वर्ग होंगे: विवेक, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। विवेक, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। विवेक किसमें होगा? दार्शनिक राजा में। शौर्य किसमें होगा? सैनिक वर्ग में होगा। और इंद्रिय तृष्णा उन्होंने किसमें बताई? उत्पादक वर्ग में। तो उन्होंने इन 3 गुणों के आधार पर विवेक, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा, इसके आधार पर आदर्श राज्य में 3 वर्ग बताए: दार्शनिक राजा, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो कहीं ना कहीं विवेक एक इम्पोर्टेंट तत्व है उनके लिए। और प्लेटो कहता है कि दार्शनिक राजा जब अच्छे गुणों का विकास करेगा शिक्षा के माध्यम से खुद के अंदर, तो वो विवेक जो है वो उसे गलती करने से रोकेगा। इसलिए प्लेटो कहता है कि जब राजा में विवेक है तो वो कभी भी अनुचित कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करता है? दार्शनिक राजा की शासन की अवधारणा में कानून के शासन की आवश्यकता को महसूस नहीं करता। हालांकि अपनी अगली रचनाओं में उन्होंने कानून के शासन की महत्ता को स्वीकार किया है और खुद ही माना उन्होंने कि कल्पना जगत की उड़ानें जितनी मैंने किसमें भरी हैं। उनकी रचना रिपब्लिक के लिए वो कह रहे थे कि रिपब्लिक में उन्होंने जितना कल्पना जगत में गोते खाए हैं वो उतनी कल्पनाओं को व्यवहारिक रूप देना जो है वो संभव नहीं है।
और जैसा दार्शनिक राजा प्लेटो ने बताया है वैसा राजा इस जगत में होना संभव नहीं है, क्योंकि संपत्ति और परिवार दो ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति में तेरे मेरे की भावना या लालच की भावना को जन्म देती है। तो प्लेटो जब दार्शनिक राजा की अवधारणा का प्रतिपादन करता है तो शिक्षा और साम्यवाद के सिद्धांत के जरिए उसके लालच पर और उसके पारिवारिक मोह को वो क्या करता है, नियंत्रित करने की कोशिश करता है। संपत्ति के साम्यवाद से वो संपत्ति से दूर कर देता है, परिवार विषयक साम्यवाद से वो बच्चों और पत्नियों से क्या करता है, राजा को दूर कर देता है। जब पत्नी नहीं, परिवार नहीं, बच्चे नहीं आपके और आपके पास में संपत्ति नहीं है तो ऐसा राजा क्या होगा, दार्शनिक राजा होगा, और वो बिना किसी दबाव में आकर क्या कर सकेगा, अच्छी तरह से जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए शासन करेगा। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। सतरात का जो प्रभाव था उसके संबंध में वो था सद्गुणी ज्ञान है, शासन कला एक उत्तम कला है, और विवेक पर उन्होंने बल दिया। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तब इसके सिद्धांतों की या और विचारों की हम बात करेंगे। वो विचार है पाइथागोरस का सिद्धांत। गणित और ज्यामिति में आपने पाइथागोरस प्रमेय जो है वो पढ़ी होगी, उससे प्लेटो जो थे वो भी प्रभावित थे। प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम था अकादमी, प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम था अकादमी, और उसके प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ था कि गणित और ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश ना करे, गणित और ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश ना करे। तो शिक्षण संस्था जो अकादमी थी उसमें गणित और ज्यामिति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि पाइथागोरस का जो सिद्धांत था या पाइथागोरस के जो सिद्धांत थे उन्होंने प्लेटो को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। रचनाएं तो उनकी बहुत सारी है, जो तीन महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी अपन बात करेंगे। लास्ट में अपन और भी जो रचनाएं हैं उसकी बात करेंगे। रिपब्लिक, स्टेट्समैन, इसके अलावा लॉज। अपने जीवन के अंतिम दिनों में 347 ईस्वी पूर्व में 347 ईस्वी पूर्व में इन्होंने ये रचना लिखी थी। रिपब्लिक आरंभिक रचना थी जिसमें वो पूरी तरह से आदर्शवादी थे। इस आदर्शवाद के कारण जो कमियां उन्होंने देखी उसके बाद में राजपुरुष या स्टेट्समैन की रचना की, और सबसे आखिर में जिसमें उन्होंने कानून की महत्ता का प्रतिपादन किया या जिसका अनुकरण किसने किया, अरस्तु ने अपनी पॉलिटिक्स में वो रचना लिखी और उसका नाम है लॉज, जो वास्तविक जगत से जुड़ी हुई है। मतलब प्लेटो को स्वयं एहसास हो गया था कि आदर्श से और कल्पनाओं से, नैतिकता से और दर्शन से कुछ भी नहीं हो सकता। कल्पना जगत में घूमने का कोई मतलब नहीं है, वास्तविक जगत की बात की जानी चाहिए। तो रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज, ये तीन प्रमुख रचनाओं को प्लेटो ने लिखा है। अब अगर अपन इसके सिद्धांतों की बात करें तो हम सबसे पहले किसका नाम लेते, कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे? दार्शनिक राजा का सिद्धांत। दार्शनिक राजा का सिद्धांत, दार्शनिक राजा का सिद्धांत। दार्शनिक राजा का सिद्धांत। तो दार्शनिक राजा की हम बात करें उससे पहले हम ये देखेंगे कि दार्शनिक राजा है क्या। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना की। उन्होंने कहा कि मेरा आदर्श राज्य एक ऐसा राज्य होगा कि जिसका क्षेत्रफल इतना होगा कि उसमें 5040 जनसंख्या रह सके। ये भूभाग जो है वो समुद्र के किनारे होगा ताकि बड़ी आसानी से जनता को या किसानों को पानी मिल सके, जिससे वो खेती बाड़ी कर सके, और जमीन इतनी उपजाऊ हो कि 5040 जनसंख्या का भरण पोषण अच्छी तरीके से हो सके। तो आदर्श राज्य एक बहुत छोटा सा राज्य मान सकते हैं जिसकी जनसंख्या क्या है, 5040 है। उस आदर्श राज्य का सर्वे सर्वा कौन है? ये दार्शनिक राजा जिसकी आज हम बात करने वाले, जिसके लिए प्लेटो कहता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, जिसमें विवेक होता है, जिसमें शौर्य होता है, जो सत्य का ज्ञाता होता है, जो न्याय का प्रेमी होता है। इतनी सारी विशेषताओं से भरा हुआ व्यक्ति कौन होता है? दार्शनिक राजा। सत्य का ज्ञाता, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला, न्याय का प्रेमी, विवेक का धनी, ऐसा व्यक्ति कौन है? दार्शनिक राजा है। प्लेटो ने
दार्शनिक राजा के निर्माण के संबंध में दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। दो सिद्धांत बताए जिनसे कि दार्शनिक राजा का निर्माण होगा। एक है शिक्षा का सिद्धांत और दूसरा है साम्यवाद का सिद्धांत। नंबर 1 शिक्षा का सिद्धांत, नंबर 2 साम्यवाद का सिद्धांत। इन दो सिद्धांतों से किसका निर्माण होगा? दार्शनिक राजा का निर्माण होगा। इससे पहले अपन ये कहते हैं कि आदर्श राज्य में कितने वर्ग होंगे। मैंने आपको बताया 3 प्रकार के गुण बताए उन्होंने, विवेक, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। इसके आधार पर उन्होंने 3 प्रकार के वर्गों को बताया। नंबर 1 दार्शनिक राजा, सैनिक वर्ग और तीसरा वर्ग कौन सा? उत्पादक वर्ग। और यहाँ दार्शनिक राजा को पढ़ रहे हैं, इसका निर्माण कौन से 2 सिद्धांतों से होगा? शिक्षा के सिद्धांत से और साम्यवाद के सिद्धांत से। शिक्षा के बारे में प्लेटो ने कहा कि शिक्षा मानसिक और शारीरिक व्याधियों को दूर करने का एक साधन है। शिक्षा क्या है? शारीरिक और मानसिक व्याधियों को दूर करने का एक साधन है। और साम्यवाद के बारे में उन्होंने प्रतिपादन करते हुए कहा, हालांकि उनका जो साम्यवाद का विचार है वो साम्यवादियों की विचारधारा से बिल्कुल भिन्न है। साम्यवाद का प्रतिपादन उन्होंने किस लिए किया? ताकि राजा को पारिवारिक मोह से और संपत्ति के मोह से दूर रखा जा सके। एक ऐसा सिद्धांत जिसमें किसको? दार्शनिक राजा को परिवार, पत्नी, बच्चे और संपत्ति के मोह से दूर रखने का प्रयास किया गया है, ताकि शिक्षा के माध्यम से जिन सद्गुणों का विकास उसके अंदर हुआ है वो सद्गुण कहीं परिवार और संपत्ति उसके नष्ट ना कर दे। तो 2 सिद्धांतों से प्लेटो दार्शनिक राजा का निर्माण करता है, एक शिक्षा का सिद्धांत और दूसरा साम्यवाद का सिद्धांत। तो कल वाले अपने लेक्चर में अपन विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए मेरे हिसाब से आपके लिए पर्याप्त है।